अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे मज़े में होंगे, खूब बढ़िया होंगे। जी हाँ डॉक्टर साहब जी। तो दोस्तों, आज हम फिर दोबारा आपके सामने मौजूद हैं और बिल्कुल। उस वीडियो का जो है हम तीसरा पार्ट रह गया था है टॉप 10 हमारा। क्रेजी जी हाँ स्टडी। बिल्कुल। तो उसका हम तीसरा पार्ट देने के लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं पहले वीडियो की जी हाँ। जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है 10 क्रेजी स्टोरीज फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री। अगर आप एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बता दोगे छठे पॉइंट के लिए तो वो अच्छा रहेगा। आई फील एज अ नाइस कंटिन्यूएशन टू 5। बिल्कुल। तो एजुकेशन एसेंशियली ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन इंडिया में ही शुरू हुआ। इंडिया में एक समय पे दर्जनों यूनिवर्सिटीज़ थी, लार्ज मेगा यूनिवर्सिटीज़, ओके, विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और एसेंशियली इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिजिनस, उसका स्टडी एक स्कॉलर ने किया जिसका नाम है धर्मपाल, इन द 19th सेंचुरी आई थिंक। ओके, अच्छा। उस टाइम पे ब्रिटिश लोग अपना एजुकेशन सिस्टम इंडिया पे इम्पोज कर रहे थे, लेकिन इंडिया का ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम अभी तक पूरी तरह से गया नहीं था। तो धर्मपाल ने स्टैटिस्टिकल स्टडी किया इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। तो उसने क्या डिस्कवर किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम टेम्पल्स के अंदर कंसंट्रेटेड था। सो टेम्पल्स सिर्फ प्रार्थना करने की जगह नहीं थे, ये स्कूल्स भी थे। हर विलेज में टेम्पल होता था और टेम्पल में स्कूल होता था। ओके, तो वहाँ पे बच्चों को संस्कृत सिखाते थे। अच्छा। मैथमेटिक्स, लॉजिक, ग्रामर, हर चीज़ सिखाते थे वहाँ पे। और स्टेटिस्टिकली धर्मपाल ने क्या दिखाया कि लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% था। लड़के लड़की दोनों को इक्वली एजुकेशन मिलता था, जाति वाति का कुछ बात नहीं था। ओके, सो दिस वाज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ट्रेडिशनली इसका बैकबोन टेम्पल्स थे। छोटे छोटे गांव में टेम्पल्स थे। तमिल में एक कहावत है कि जिस गांव में टेम्पल नहीं है वहाँ पे आप जाके बसो मत। इसका रूट ये है क्योंकि टेम्पल वेयर नॉट जस्ट प्रेयर सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स थे। अब कुछ जगह पे बड़े बड़े टेम्पल होते थे, वहाँ पे एडवांस एजुकेशन मिलता था। फिर विहार होते थे, वहाँ पे और एडवांस एजुकेशन मिलता था। और सबसे बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट था यूनिवर्सिटी। इंडिया में बहुत सारी महान यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला, नालंदा, तेल्हारा, शारदा पीठ, विक्रमशिला, उदंतपुरी, द लिस्ट गोज ऑन। हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कभी मिलेगी भी नहीं, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ये जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरा स्टेट फंडेड था। अभी आज हमें एडमिशन कहीं पे चाहिए तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं हर साल। उस टाइम पे एक पैसा किसी से लेते नहीं थे, सब कुछ कंप्लीटली फ्री था। जो लोकल राजा था वो इसको फंड नहीं करता लेते था, वो टीचर को फंड करता था, एजुकेशन सिस्टम को फंड करता था, टेम्पल को या यूनिवर्सिटी को। और जो स्टूडेंट्स आते थे उनके लिए वहाँ पे रहने को क्वार्टर्स मिलते थे, सब कुछ था वहाँ पे। और फॉरेन से भी लोग आते थे, जैसे कि चाइना से फाहियन आया, शुआनजांग आया, ये लोग इंडिया में आए। अच्छा। शुआनजांग नाम का जो चाइनीज़ ट्रैवलर है वो नालंदा में कुछ साल रहा। वहाँ पे उसने संस्कृत सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो किसी के लिए बैरियर नहीं था। आप कहीं से भी आओ, किसी भी देश से आओ, अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है उतना, कहीं से तो भी आओ आपको एजुकेशन लेने वहाँ के पे लिए। विद्या मिलेगी। ये बहुत एक्सटेंसिव एजुकेशन सिस्टम था। उसका पूरा नेटवर्क था टेम्पल्स का, विहार्स का और यूनिवर्सिटीज़ का। तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है, ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट नोन यूनिवर्सिटी है। एटलीस्ट 2600 ईयर्स पुराना है, मे बी इवन ओल्डर। तो जब अलेक्जेंडर का सपोजिटली इन्वेजन हुआ था इंडिया में, तो तक्षशिला वहीं पर था, राइट। तो इतना एक्सटेंसिव, इतना महान एजुकेशन सिस्टम था ये। दुनिया का हर किस्म का नॉलेज मिलता था यहाँ पे। जब नालंदा का डिस्ट्रक्शन हुआ, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया, सबको मार डाला उसने, सबके सर काट दिए और वहाँ की लाइब्रेरी जला दी। उस लाइब्रेरी को जलने में महीने लगे। तो आप सोचिए कितने मिलियंस ऑफ बुक्स हो गए वहाँ पे। तो इंडिया में क्या बोलते हैं कि हम इंडियन लोग अपनी हिस्ट्री लिखते नहीं हैं। कौन बोलता है हिस्ट्री लिखते नहीं है? सब हिस्ट्री जला दी गई, वरना हमारे हज़ारों साल के रिकॉर्ड मिलते थे आज हमें, अगर ये सब जलाया नहीं गया होता तो क्या हुआ कि ये सब यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया। हमारा सब रिटर्न रिकॉर्ड्स चला गया, सब ओनली वर्ड टू माउथ बाकी रहा। और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या कहा कि आपका वर्ड टू माउथ हिस्ट्री है ना, वर्ड ऑफ माउथ हिस्ट्री, ये सब मिथ्स है क्योंकि तुम्हारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। सो दिस इज़ हाउ हिस्ट्री बिकेम मिथ इन इंडिया। ये रूट कॉज है इस चीज़ का। अपने थोड़ा ज़्यादा हैवी था ये, दुख होता है ये सुन के। बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो किताबें जलाई गई और महीनों तक जली वो लाइब्रेरी।
मतलब शायद उसमें ये जो हम विमानों की बातें करते हैं सब रहस्य उसमें जल गए सारे के सारे। इस पूरे सेक्शन में छठे पॉइंट में आपने चाइना की बात करी कि चाइना से भी लोग यहाँ आते थे हाँ। और यहाँ से नॉलेज लेकर वापस चाइना चले जाते थे। हाँ कल्लरी पाइटू नाम का एक मार्शल आर्ट है। मैं हाँ। मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मतलब मैंने बचपन में जूडो किया हुआ है, टाइकोंडो किया हुआ है, Okay. थोड़ा कल्लरी पाइटू भी सीखा है। ओके तो लोग कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स का भी ओरिजिन इंडिया में ही है। हाँ तो ये क्या स्टोरी है सर? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो जब इंडिया का ट्रांजिशन हुआ हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म में, तब चाइना में ये डिस्कवरी हुआ कि इंडिया का इतना महान फिलोसॉफीज है, इतना सारा नॉलेज है। तो चाइनीज़ किंग्स जो थे वो इंडियन स्कॉलर्स को इनवाइट करते थे कि आप प्लीज़ चाइना आइए, आपके संस्कृत बुक्स लाइए आपके साथ और उनका ट्रांसलेशन प्लीज़ चाइनीज़ में कीजिए ताकि हमारे लोगों को भी ये सब विद्या मिले। तो बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स वहाँ गए, कुमार जी था, धर्मपाल था, बुद्धभद्र था, एट्सेट्रा। तो एक चाइना में एक जगह है पता चला। जहाँ पे एक किंग ने एक इंडियन गुरु को बुलाया, उनका नाम था बुद्धभद्र। उनके लिए उन्होंने अलग से एक टेम्पल बनाया कि आप ये टेम्पल में मोनास्ट्री में रहिए और आप ट्रांसलेशन कीजिए। तो बुद्धभद्र उधर रहे और कुछ साल उन्होंने ट्रांसलेशन किया, फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका रिप्लेसमेंट भी आया इंडिया से जिसका नाम था बोधिधर्मा। ये साउथ इंडिया से ये गुरु आए थे जिनका नाम था बोधिधर्मा। अब जब ये उस जगह पहुंचा हेनान प्रोविंस में, उस टेम्पल में, तो क्या मिला उसे कि ये टेम्पल एक फॉरेस्टेड एरिया में था और ये फॉरेस्टेड एरिया में बहुत सारे चोर थे, गुंडे थे। वो इस टेम्पल को बार बार अटैक करते थे और जो भी राजा उधर प्रोविजंस भेजता था उसको चोरी कर लेते थे और मंक्स को मारते थे। तो बोधिधर्मा ने क्या किया कि भाई पहले आप ये सब ट्रांसलेशन बाद में करेंगे, पहले तुम थोड़े तगड़े हो जाओ। तो उसने एक योगा बेस्ड मार्शल आर्ट सिखाया इन सब मंक्स को, ओके, और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग किया। और बोधिधर्म जब मर गए तो उसके बाद अलग अलग और भी गुरु आए, चाइनीज़ गुरु, योगा बेस्ड। उन्होंने इस मार्शल आर्ट को कंटिन्यू किया और उसको और इवॉल्व किया। उसको आज बोलते हैं कुंग-फू। और ये जो टेम्पल है ये शाओलिन टेम्पल है जो ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना है। उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फॉर बुद्धभद्र कुंग-फू एज अ ट्रांसलेशन प्लेस, लेकिन आज ये मार्शल आर्ट्स का बहुत महान टेम्पल है। अब ये शाओलिन जो कुंग-फू है उसने पूरे एशिया को इन्फ्लुएंस किया है। फॉर एग्जांपल कराते जापानीज जो मार्शल आर्ट है उसका एक स्कूल है शोरिन यू कराते, शोरिन रयू। ये शाओलिन स्टाइल कराते हैं। तो शाओलिन का इन्फ्लुएंस जापान में भी गया, शाओलिन का इन्फ्लुएंस शोरिन-यू। ताइक्वांडो में गया, कोरिया में, और अलग अलग जगह पे। तो ये स्टोरी है कि हाउ इंडियन मार्शल आर्ट्स गेव राइज टू द होल स्पेक्ट्रम ऑफ एशियन मार्शल आर्ट्स। अभी जो बोधिधर्म नाम का जो ये गुरु था जिन्होंने, ही इज़ द फादर ऑफ कुंग-फू, वो एक्चुअली एक ध्यान मेडिटेशन का प्रैक्टिशनर थे। ओके, तो ध्यान मेडिटेशन को चाइनीज़ में क्या बोलते थे? चान, क्योंकि वो ध्यान बोल नहीं सकते थे तो उन्होंने उसको चान बोला। अब ये चान मेडिटेशन का प्रैक्टिस चाइना से जापान गया और चान का उधर अलग प्रोनाउंसिएशन हुआ ज़ेन। तो ज़ेन बुद्धिज़्म वो चान और चान वो ध्यान है। तो ये सब इंडिया से आया है। अभी ज़ेन तो बहुत बड़ी चीज़ है आज ग्लोबली, उसका ओरिजिन इंडिया है, इंडियन है। इट इज़ ध्यान मेडिटेशन। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, बहुत सारे थ्रेड्स है इसके और सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एंड द रूट, द ओरिजिन इज़ इंडिया। मतलब जो आप कह रहे हो, आई फील कि अच्छा। पूरा अगर आप एशियन कंट्रीज को स्कैन करोगे, सभी का इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा हुआ करता था, आई फील। बिल्कुल, हाँ। पहले तो ये रिलेशनशिप्स बदलने कब लगे? मतलब व्हेन डिड चाइना एंड इंडिया बिकम एनिमीज? रिसेंटली? पहले मतलब एक्चुअली वो हिंदी चीनी भाई हुआ करते एक्चुअली हुआ करते थे उस टाइम पे, बहुत सालों तक। चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप बिगड़ा कभी आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। क्या हुआ कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर डिमार्केट किया ही नहीं। उस टाइम पे ये इंडिया तिब्बत बॉर्डर था, लेकिन 1955 में चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया, कॉन्कर किया, तो ये चाइना बन गया अभी। और उस टाइम पे भी नेहरू जी ने इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर डिमार्केट नहीं किया और ये चाइनीज़ आ गए, इन्होंने एक्साई चेन में बहुत बड़ा रोड बना लिया और 3 साल तक नेहरू जी को पता भी नहीं चला। बाद में मालूम पड़ा तो बोला कि भाई आप वापस जाओ, और फिर कन्फ्रंटेशन हो गया। फिर 62 का वॉर हो गया जिसमें इंडिया ने एयरफोर्स यूज़ नहीं किया, एयरफोर्स था लेकिन यूज़ नहीं किया, तो वो वॉर भी हार गए। फिर बाद में धीरे धीरे लंबा चला। अभी ये लोग, उनको अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, इवेंचुअली सब कुछ चाहिए उनको, चाइना को। कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ही एक्सपांशनिस्ट और अग्रेसिव पॉलिटिकल एंटिटी है। चाइना हिस्टोरिकली ऐसा नहीं था।
ओके, बट आफ्टर द कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई तब से इंडिया का रिलेशन बिगड़ गया विद चाइना. उसके पहले इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था. ये पूरा हिस्ट्री आप 3000 साल का देख लीजिए, एक बार भी नहीं होता कन्फ्रंटेशन. ये बहुत नया फिनोमेनन है. सर अब इतनी सारी चीज़ें कैसे जानते हो? इसके ही पहले हमने एक एस्ट्रोफिजिक्स का पॉडकास्ट किया था. तो इतनी सारी चीज़ों का नॉलेज कहाँ से आया? पढ़ाई करने से. अब मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत ज़्यादा रीड करते. बहुत किया मैंने रीडिंग. तो सर ये होगा हमारा 7वां पॉइंट. अभी 8वें पॉइंट के बारे में बताओ. चलो ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और जो उनके डेथ से अटैच जो कंस्पिरेसी थी. आई एम श्योर आप इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कहीं. हाँ, सो ऑफिशियली क्या कहा गया है कि उनका प्लेन क्रैश हुआ था फॉर्मोसा में, जिसको आज ताइवान कहते हैं, और उनके बॉडी को जापान लेके गए. वहाँ पे उनका क्रिमेशन हुआ और आई थिंक रिंकोजी टेम्पल में उनके एशेज हैं, ऐसा कहा जाता है. लेकिन आई विटनेसेस कोई नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 जो बोलते हैं कि प्लेन क्रैश हुआ. ताइवान का आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखेंगे, प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है. और इंडिया में एक गुमनामी बाबा थे जिनका हैंड राइटिंग एग्जैक्टली मैच होता है सुभाष चंद्र बोस से. उनका चेहरा भी पूरा मैच होता है. सो क्लियरली ये कंस्पिरेसी है उनका आफ्टर 1947 का हिस्ट्री को सप्रेस करने का. बेसिकली सुभाष चंद्र बोस बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी थे, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी थे. अगर उनको चांस मिलता तो इंडिया का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते थे वो. लेकिन ब्रिटिश उनको हेट करते थे क्योंकि ही फॉट द ब्रिटिश मिलिटरीली, राइट. उन्होंने सत्याग्रह नहीं किया, अहिंसा नहीं किया, उन्होंने हिंसा की. तो इसके लिए ब्रिटिश लोग ने उनको मार्जिनलाइज कर दिया. अब ब्रिटिश चले गए, उन्होंने नेहरू जी को बैठा दिया और नेहरू जी का उतना ही हेटेड था फॉर सुभाष चंद्र बोस. तो ये बात है. अभी एग्जैक्टली क्या हुआ, कहाँ गए सुभाष चंद्र बोस, ये हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स अभी भी क्लासिफाइड है, अवेलेबल नहीं है टू द पब्लिक. ऐसा कहा जाता है कि उनको रशिया में इम्प्रिजन किया था, साइबेरिया में कहीं पे, स्टालिन के टाइम पे. ये भी एक कहानी है. अभी क्या एग्जैक्टली हुआ है तो किसी दिन तो होपफुली मालूम पड़ेगा जब इंडियन गवर्नमेंट और अलग अलग गवर्नमेंट चीज़ों को डिक्लासिफाई करेंगी रिकॉर्ड्स को. लेकिन पता नहीं एक बात क्लियर है, ही डिड नॉट डाई इन ताइवान. मोस्ट लाइकली 99.9% गुमनामी बाबा वाज सुभाष चंद्र बोस एंड ही डाइड इन नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. मच आफ्टर इंडिपेंडेंस. शायद 60s या 70s में. हाँ, मोस्ट लाइकली, यस. तो ये एक बोनस नॉन एंशिएंट इंडिया पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 8. सर अभी हम नेहरू की बातें कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की बातें कर रहे हैं. ये फ्रीडम फाइटर्स थे. ब्रिटिश ने पूरे इंडिया को टेक ओवर कर लिया था. हाँ. इसलिए फ्रीडम फाइटर्स की ज़रूरत लगी हमें. ब्रिटिशर्स से पहले इन्वेडर्स ने टेक ओवर किया था बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए, 1000 सालों के लिए, अप्रोक्सीमेटली 1000 साल के आसपास. 1000 सालों के लिए. मतलब वी वर्न्ट एन इंडिपेंडेंट कंट्री टेक्निकली. अप्रोक्सीमेटली 1000 AD के आसपास से इंडिया वाज अंडर इन्वेडर्स. तो 1000 AD के टाइम पे हुआ क्या था, आपको क्या लगता है? बिकॉज इन्वेडर्स को जीतने के लिए भी कोई चीज़ें करनी पड़ी होगी या समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग. यस. तो हमारा 9th पॉइंट ये है कि व्हाट वेंट रॉन्ग. हम सोने की चिड़िया से ये कैसे बन गए? एसेंशियली क्या हुआ कि हमारा पॉलिटिकल यूनिटी फ्रैगमेंट हो गया. अभी हिस्ट्री एक साइक्लिक चीज़ है. इंडिया में कभी कभी बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स हुए, जैसे मौर्यन एम्पायर जिन्होंने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को यूनिफाई किया. कुशान एम्पायर हुआ कनिष्क के अंडर, जिन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया. और कुछ ऐसे टाइम आए हैं जब इंडिया वाज फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉल स्टेट्स. महाजनपद थे 16, देयर वाज वन पीरियड. तो जब ये टर्किक इन्वेजन शुरू हुए उस टाइम पे इंडिया का पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था. अलग अलग किंगडम्स थे. ओके, कुछ 10-15 किंगडम्स हो गए. टर्किक इन्वेजन मतलब वो गाजी और गजनी और वो सब. यस, जो हम जिसको इस्लामिक इन्वेजन्स बोलते हैं, दे एक्चुअली वर टर्किक इन्वेजन्स. जिसको हम मुगल बोलते हैं वो भी तुर्क थे एक्चुअली. ओके. इंडियंस उनको मुगल बोलते हैं फॉर सम रीजन. ये मंगोल नहीं थे, ये तुर्क थे. टर्किश थे सब. टर्किक. हाँ. टर्किक क्या होता है मतलब? ये जो टर्क्स है ये ओरिजिनली एक सेंट्रल एशियन ट्राइब है. ओके, एक एथनिसिटी है. उन्होंने इवेंचुअली टर्की को इन्वेट किया. और उस जगह को आज टर्की बोलते हैं बिकॉज दे वर ऑफ टर्किक एथनिसिटी. तो ये जो बाबर था वो तुर्क था. उसकी भाषा मंगोल नहीं थी, मुगल नहीं थी, उसकी भाषा तुर्किक थी. उसकी भाषा शायद चगाताई लैंग्वेज थी, विच इज़ अ टर्किक लैंग्वेज. मतलब ये दिखते कैसे थे? एशियन दिखते थे? सेंट्रल एशियंस. जैसे आज के ज़माने में कौन सी? मोर लाइक चाइनीज़. ओके. मोर लाइक चाइनीज़. ओके. तो ये सब टर्किक इन्वेजन्स थे. ओके, ये लोग अरब नहीं थे,
ये टर्क्स थे। तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1000 AD के आसपास इंडिया को इन्वेड करना शुरू किया इन फुल फोर्स। उसके पहले भी 300 साल के आसपास बहुत ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं। लेकिन इवेंचुअली इंडिया का पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था, इसके लिए अलग अलग किंगडम्स कोऑपरेट नहीं करते थे। शायद ईगो की वजह से। ईगो का भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात यह है कि कुछ राजाओं को नेशनल इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत महान राजा है, बहुत शूरवीर है, पृथ्वीराज चौहान। अभी उन्होंने ये जो कौन था, गजनवी था, घोरी था, वन ऑफ दिस टू, उसको डिफीट किया बैटल ऑफ तराइन में, उसको जाने दिया। अब ऐसा नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान को मालूम नहीं था कि ये लोग क्या करते हैं जब ये जीतते हैं, उसको मालूम था, फिर भी उसने जाने दिया उसको, क्योंकि इसने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अगली बार बैटल हुई, पृथ्वीराज चौहान मर गया। एक्चुअली वो कैप्चर हो गया, उसको अफगानिस्तान लेके गए और वहाँ पे उसकी बहुत बुरी तरह से हत्या की। और पृथ्वीराज चौहान की जो किंगडम है उसकी क्या हालत हुई तो वो तो मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा, बहुत बुरी हालत हुई, औरतों की, बच्चों की, एट्सेट्रा। सो पृथ्वीराज चौहान को ये बिल्कुल मालूम था कि अगर ये लोग जीत गए तो मेरे लोगों की क्या हालत करेंगे, फिर भी उसने उसको जाने दिया। सो क्लियरली उसका जो कंसेप्ट था नेशनल इंटरेस्ट का, वो गलत था। क्योंकि चाणक्य ने क्या कहा है कि द हाईएस्ट मॉरलिटी फॉर अ किंग इज़ दैट हिज किंगडम शुड प्रॉस्पर, राइट? ये बात है। अभी अगर आप एनिमी को जाने देते हो तो आपका किंगडम प्रॉस्पर कैसे होगा? सो ये नेशनल इंटरेस्ट का फंडामेंटल उल्लंघन है, वायोलेशन है, कि आप इतने बुरे एनिमी को छोड़ दे रहे हो, उसको जाने दे रहे हो विथ हिज आर्मी। सो ये सब चीज़ें थी इंडिया में कि जो थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे वो कुछ मेस्ड अप था, और पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, लीडरशिप का भी प्रॉब्लम था। अगर आप जाने दोगे एनिमी को तो लीडरशिप का ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हो गए एक टाइम पे, और इसके लिए इंडिया का डिफेंस ब्रीच हो गया, और एक बार ये लोग अंदर आ गए तो पूरा धीरे धीरे इन्होंने टेक ओवर किया इंडिया को। तो ये स्टोरी है। This is intense. सो अगर आप पिछले 1000 साल का एक सिंगल लेसन चाहते हो तो उसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा, व्हेन यू मीट अ सॉर्ड्समैन ड्रॉ योर सॉर्ड, डू नॉट रिसाइट पोएट्री टू समवन हु इज़ नॉट अ पोएट। ये मेन है कि आपको कोई एनिमी मिलता है जो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसके साथ आप सिविलाइज बिहेवियर नहीं कर सकते, आप उसके साथ अहिंसा नहीं कर सकते। यू हैव टू किल हिम, डिस्ट्रॉय हिम, दैट्स इट, वेरी सिंपल। लोगों को उनकी भाषा में उनसे बात करो। एग्जैक्टली, उनकी भाषा में ही उनसे बात करो। आई थिंक ये पूरे पॉडकास्ट का फाइनल पॉइंट है सर। आप चूज़ कर लो जो भी आपको कहना है एंशिएंट इंडिया के बारे में, अगर एक बड़ी टीचिंग है एंशिएंट इंडिया से। बात सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो दुनिया के सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, सबसे पुराना कंटिन्यूसली एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन। दुनिया में और कोई भी एथनिक ग्रुप नहीं है या कल्चरल ग्रुप नहीं है जो कम से कम 10,000 साल से अनचेंज्ड चले आ रहा है। और हमारे पिछले 1000 साल में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आए, इन्वेजन्स हुए, हम 1000 साल से फॉरेन ऑक्यूपेशन में है, फिर भी हमारा कल्चर जीवित रहा है। हमारा कंट्री भी एज ए जोग्राफिकल एंटिटी अभी भी इन सम फॉर्म अभी भी है, इंटैक्ट है। सो वी आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन, ये हमें जानना है। हमें आज क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे अंदर वो प्राइड इंस्टिल नहीं करता कि हम एक महान लोग हैं, हम एक महान संस्कृति है, हम एक महान सभ्यता है, लेकिन हम है। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हिस्ट्री सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना हिस्ट्री नहीं जानोगे तो आप अपने आप को नहीं जानोगे, आप सच में क्या हो। इफ़ यू डोंट नो योर हिस्ट्री यू हैव नो फ्यूचर। सो ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना हिस्ट्री खुद से रिसर्च करो। टेक्स्ट बुक्स में कुछ नहीं मिलेगा। टेक्स्ट बुक्स में हम पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि हमारा हिस्ट्री लीनियर स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एक्चुअली हमारा हिस्ट्री बहुत फ्रेगमेंटेड है, बहुत सारे मिसिंग पीसेस है। तो वो मिसिंग पीसेस हमें अपने आप से, खुद से, आउट ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट रिसर्च करके ढूंढना पड़ेगा। अनटिल टेक्स्ट बुक्स आर रीरिटन, तब तक हमें खुद थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन मेन बात है कि वी आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। अभिजीत सर, थैंक यू। आपने द रणवीर शो हिंदी पर भी एक अपीयरेंस करी है अभी। आई वुड रिक्वेस्ट ऑडियंस टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, क्लिप्स शेयर कीजिए,
हिस्ट्री का एक वेव आना चाहिए आई फील इंडिया में, एंड आई होप कि द रणवीर शो और द रणवीर शो हिंदी ये वेव को और ज़्यादा पावर दे. थैंक यू सर. Most welcome. आई एम होपिंग टू क्रिएट अ लॉट मोर विथ यू. ऐसे ही बहुत ज़्यादा एपिसोड्स करेंगे. अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर एपिसोड चाहिए, सर फिजिसिस्ट भी है और अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में भी जानते हैं, नीचे कमेंट कर दो. सर ने मैंने अभी बात करी है कि शायद हम एवरी मंथ एक शूट करेंगे, देखते हैं. तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट्स क्रिएट सम इनसेन कंटेंट एंड चेंज माइंडसेट सर. शायद अभी जो हिस्ट्री बुक्स लोग पढ़ रहे हैं इतने कुछ खास नहीं है, बट फ्यूचर के हिस्ट्री बुक्स शायद ऑडियो बुक्स होंगे बिल्कुल ही ऐसे, क्या पता. Yes. और एक ज़माने में बुक्स को जलाया जा सकता था, ऑडियो फाइल्स को जलाया नहीं जा सकता. तो आई होप दैट वी अक्यूमुलेट अ बिग लाइब्रेरी. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. जी सिमिल, आपने देखा कि कितना प्यारा ये माना एक जी हाँ, सब्जेक्ट था बिल्कुल जो कि प्यारा हमने भी था और कुछ और दुखनाक बातें भी थी हाँ, उसमें, बिल्कुल. और बहुत सुन के बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो. यानी कि एक तो खुशी की बात ये कि हिस्ट्री से ये पता लगा कि क्या क्या चीज़ें इंडिया से रिलेटेड थी और इंडिया से ही ये तमाम तो चीज़ें निकल के गई यानी हैं. कि अभी तक और जितने लोग हैं, ये बाहर की कंट्री के लोग हैं, इन्होंने इतनी चीज़ें अपनी बनाई हुई हैं, वो सब यहीं से निकल के गई, यहीं से निकल के यहीं गई. से निकली और उन्होंने उन चीज़ों को अपना लिया. हाँ, यानी कि और अपना कह दिया कि ये हमारी है, हमारा कल्चर है, हमारा है, जो भी है. बिल्कुल तो उन्होंने अपना कह दिया. बिल्कुल. बहुत अफसोस की बात है. आप ये देखें ना कि पूरी दुनिया से लोग आते थे. अच्छा, जब एजुकेशन वहाँ की स्टार्ट हुई तो उन्होंने स्टार्ट जो लिया तो टेंपल में जो है मंदिर में जो है वो बिल्कुल सिखाते थे, एजुकेशन देते थे ओके. और साथ में जो है इबादत गाह भी थी. और ऐसी जगह जहाँ ऐसा कोई गांव था जहाँ पर कि टेंपल नहीं था उसको बुरा समझा जाता था कि कहते थे वहाँ यहाँ नहीं पर आप जाकर रहो, हाँ वहाँ जहाँ नहीं टेंपल रहो, है. आबादी वहीं होगी जहाँ पर टेंपल होगा. और देखें कि एजुकेशन शुरू से एजुकेशन रही है ना यहाँ पर. यानी कि शुरू से एजुकेशन पे इन्होंने भरपूर तवज्जो दी है ना कि हाँ. चाहे बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी स्कूल ना हो, लेकिन छोटी सी हाँ. जगह हो, वहीं पे ही बच्चों को एजुकेशन ज़मीन पे बैठ के जो है टाट पे बैठ के जो है पढ़ाते थे. जरूरी है. जी हाँ. और फिर जो है पूरी दुनिया से जो है काफ़ी सारे लोग जो है आए यहाँ, चाइनीज़ भी पढ़ के गए और उन्होंने यहाँ की जो है ना वो स्किल्स सीखे. और जिस तरह एथलीट्स था या ये कराटे मास्टर है, मार्शल आर्ट जो ये कहते हैं कि हम ये हमारा है, ये भी इंडिया का ही है और इंडिया से रिलेटेड. और ये कह सकते हैं कि भाई सीख कर गए. हाँ यहाँ बिल्कुल यहाँ से सीख के गए. ये एक अलग बात है कि उन्होंने उसमें मजीद जिद्दत पैदा कर दी कि मज़ीद जो है उसके जो है ना और जो है फार्मूले जो है निकाल लिए. अच्छा, एजुकेशन के हवाले से भी कि दुनिया में कहीं पर भी जो है ना वो यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन इंडिया में यूनिवर्सिटी थी और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि जो कि उसकी किताबों को जब जलाया गया तो वो 2 महीने से हाँ लाइब्रेरी 2-3 महीने तक जलती रही. ये बात मेरे दिल को बहुत लगी. ये देखें ये सबसे बड़ा नुकसान था कि हिस्ट्री तो वो लिखी हुई थी ना, उसी में वो तौर तरीक़ेकार थे कि पढ़ना कैसे है और क्या हो रहा है, क्या आगे करना है या क्या रिसर्च हुई भी थी. उसमें बहुत सारी बातें थी जो जी हाँ. हो चुकी थी, उसमें सारी चीज़ें थी, रिसर्च थी, पूरी रिसर्च थी कि आज जो अंग्रेज़ हमारे ऊपर जो है मुसल्लत हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, ये हमने आपके लिए ला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. तो कई ऐसे टेंपल हैं जहाँ पर काफ़ी सारी जो है तस्वीरें आपको नज़र आएंगी और कुछ लिखा हुआ भी नज़र आएगा. तो वो जो ये उस बात की दलील है कि लाजिमी बात है कि उस टाइम पर जो है ना ये जो रिसर्च होती थी तो वो उसको जो है किताबों की सूरत में, दीवारों पे दस्तकारी की सूरत में जो है उसको जो है लिख लिया करते थे. अच्छा, जब वो हिस्ट्री मिटा दी यानी कि एजुकेशन माना वो जो लाइब्रेरी जला दी, उस जलने से कितना बड़ा नुकसान हुआ. क्योंकि जलाने वाले ने जलाया, उसको क्या फ़ायदा हुआ. और यही तो सब कह रही हूँ, मैं यही सोच रही हूँ उसको क्या फ़ायदा होगा. इन चीज़ों को जलाने से क्या फ़ायदा. कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन जो चीज़ें रिसर्च हुई थी वो सारी की सारी जो है ज़ीरो हो गई. अब यही नहीं पता था कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना. तो ये इसी वजह से जना अगर वो हिस्ट्री होती और वो तमाम तक किताबें ना जलती तो आज इंडिया कहाँ से कहाँ होता. जी, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें मिस है, तो वो इसीलिए मिस है क्योंकि वो सारी चीज़ें जल गई. हाँ. अगर वो नहीं जलती तो वो प्रॉपर तरीके से सारी हिस्ट्री मौजूद होती तो ये फिर जाहिर सी बात है सबके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद होता. बिल्कुल. अभी जैसे कि अभी ये जो वीडियो में एक शख्स बैठ के अब बता रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सबके पास होती क्योंकि वो हिस्ट्री होती है, ऑटोमेटिक पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें सबको पता चल जानी. बिल्कुल. लेकिन अभी जो ये हिस्ट्री हमें एक वीडियो के जरिए मिल रही है, वो हम एक बुक में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं. कुछ लोगों ने जो उस ज़माने के जो लोग थे उन्होंने कुछ लिखा और कुछ जो है उनके ज़ुबान से जो है ना निकले हुए जो अल्फाज हैं वो उन्होंने जो है कैच कर लिया, उसको लिख लिया. तो उस पर जो है ना ये हिस्ट्री आज हमें सुनाई दे रही है.
लेकिन अगर वो सिस्टम आज भी मौजूद होता तो इंडिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचता। और ये मैसेज तो ज़रूर देना चाहिए कि भाई इंडिया में जो है यानी कि शुरू दिन से जो एजुकेशन पर जो है ना माना काफ़ी सदियों पुराना एजुकेशन का निज़ाम चला रहा है। और यही वजह है कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनको ये शौक़ भी है पढ़ने का और आगे भी बढ़ने का शौक़ है। अच्छा, फिर कई ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर कि इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं है, वहाँ पर ये है कि शौक़ पैदा हो जाता है कि भाई उसके बच्चे ने किया तो हमारा बच्चा भी करेगा। अच्छा, फिर बच्चों के अंदर भी शौक़ पैदा होना चाहिए, तो वो बच्चों के अंदर भी शौक़ पैदा हो गया कि वो जाते हैं तो हम भी कुछ पढ़ेंगे। तो टीचर से दोस्ती लगा ली और एजुकेशन को जो आम कर दिया। तो ये वजह है कि इंडिया जो आज बहुत आगे है। उसकी एक मेन वजह ये कि अपने बुज़ुर्गों की वो इज़्ज़त भी करते हैं, उनकी बुज़ुर्गों की बात भी मानते हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत भी करते हैं। तो तमाम तरह चीज़ें जो है मिलकर एक मजमुआ बनता है तो ही मुल्क तरक्की करता है। तो यही एक वजह है कि इंडिया की जो तरक्की है वो नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये अंग्रेज़ और ये जो बाहर मुल्कों के ये लोग यही चाह रहे थे ना कि ये सारे रिसर्च अगर मिलेंगे ही नहीं तो इंडिया में पता ही नहीं चलेगा कि ये सारी चीज़ें यहीं से गुजर के गई हैं। बिल्कुल, यही इनकी इन्हीं की चीज़ें, शायद यही सब वो जलाना चाहते थे। हाँ, यही सब ख़त्म करना चाहते थे कि ये सब ख़त्म हो जाएगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज़ कहाँ से पैदा हुई है, कहाँ से चली है, कहाँ से हुई है। तो अब जाहिर सी बात एक वीडियो के जरिए पता चला, तो पहले तो अगर ये वीडियो अभी हमें पता चली, अगर वो बुक्स होती तो वो पहले ही हमें पता लगती। और वो बुक्स जो है स्कूलों में पढ़ाई जाती, तो यही छुपाने के लिए उन्होंने बुक्स लाइब्रेरी पूरी जला दी। और लाइब्रेरी कितनी बड़ी थी, यानी कि अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है कि व्हाट्सएप का दौर है कि यहाँ से भेजा वहाँ चला गया। वो लिखने में कई सदियाँ बीत जाती हैं और उसको संभालने में कितनी बड़ी जगह चाहिए थी। वो इतनी बड़ी जगह उन्होंने बनाई, प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, लिखा हुआ, हाँ, फिर उसकी लिस्टें बनाई किस तरीके से, और इतनी चंद सेकंड में माचिस लगा दी। हाँ, बड़ी मेहनत से वो बनाई गई थी चीज़ें और तमाम तर चीज़ों को जो जला दिए गए। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस हुआ ये लेकिन ये अजीब सा हो रहा है। जी हाँ, कि ऐसा भी बस ये इस वीडियो में भी सोच के लोग होते हैं। इस वीडियो का एक मजमुआ यही था कि इंडिया जो फर्स्ट जब दुनिया कायम दायम हुई है उसके बाद से जो सबसे पहले इंडिया से ही जो है ना यहीं आबादी थी, यहीं के लोग थे, यहीं से कन्वर्ट होकर जो है पूरी दुनिया में घूमे और यहाँ के जो तौर तरीके थे, उठने बैठने के तरीके का, खाने पीने के तरीके का, एजुकेशन के तरीके का, वो यहीं से सीख के पूरी दुनिया में कन्वर्ट हो गए। ये एक अलग बात है कि इंसान यहीं से बने, हाँ, तो फिर तो सारी चीज़ें भी यहीं से बननी अच्छा, ये एक अलग बात है कि उनकी लैंग्वेजेस चेंज है बस, क्योंकि जिस एरिया में गए वहाँ पर अपने एरिया के हिसाब से जो बना ली, अपनी लैंग्वेजेस बना ली। जी हाँ, अदरवाइज तो वो एक ही इंसान थे ना, इंसान थे, एक ही जैसी हैं, कास्ट अलग अलग डीएनए जो एक जैसा ही मिल रहा है, लेकिन एक यहाँ से मिल के जो है वो गए और फिर ज़ात पात की तो एक अलग ही चीज़ें हैं। और बड़ा अच्छा लगा ये हिस्ट्री सुनकर। और इसका मेरे ख्याल में आई थिंक दूसरा पार्ट भी है, तो आई थिंक एक और वीडियो भी, हाँ, एक और इंटरव्यू तो बिल्कुल भी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, कि उससे हमारी नॉलेज में भी इजाफा होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। जी हाँ, और सिमल शेख का एक मैसेज है। जी हाँ, बिल्कुल। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिएगा, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कीजिएगा और हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ज़रूर, ये छोटा सा प्यार ज़रूर भेजा करें हमारे लिए। तो मुझे और डॉक्टर साहब को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।